अगला है सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना में वास्तुकला की दृष्टि से मार्गों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। नगर योजना की आधार पीठिका थी नगर की प्रमुख सड़कें। इन सड़कों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अनुरूप किया जाता था। ये सड़कें पूर्व से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई आगे बढ़ती थी। सड़कें नगर को वर्गाकार अथवा आयताकार खंडों में बांटती थी। मोहनजोदड़ो निवासी नगर निर्माण प्रणाली से पूर्णतः परिचित थे। वहाँ के स्थापत्यविदों ने नगर की रूपरेखा में मार्गों का विशेष प्रावधान किया था। जो मोहनजोदड़ो में जो सर्वाधिक चौड़ी सड़क मिली है उसकी चौड़ाई 33 फीट है। इसे राजपथ का नाम दिया गया है। उपमार्ग लगभग 9 फीट चौड़ा होते थे। इस प्रकार इन सड़कों के द्वारा जो शहर है वो कई खंडों में बढ़ जाता था। प्रत्येक खंड जो मोहल्ले जैसा होता था लगभग 800 इंटू 1200 फीट का होता था। इन खंडों में एक निश्चित योजना के आधार पर भवनों का निर्माण होता था। उत्खनन से 6 या 7 ऐसे खंड और 2 मुख्य सड़कें उत्खनित हुई हैं, उद्घाटित हुई हैं। यहाँ के नगर निर्माण की यह मुख्य बात थी कि सामान्यतः आवास के द्वार मुख्य द्वारों की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे, जैसा मैंने आपको बताया। यानी मुख्य द्वार की ओर हमें सड़कों के उनके भवनों के द्वार खुले हुए नहीं दिखाई देते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमें कुछ विशेष भवन देखने को मिले हैं, सार्वजनिक भवन हैं, उत्खनन में विशेष इमारतों के बारे में भी पता चला है। तो उन भवनों में मुख्य रूप से आते हैं सार्वजनिक भवनों में दुर्ग, स्नानागार, विशाल अन्नागार और कुछ विशाल स्टेडियम आदि। दुर्ग जैसा मैंने आपको बताया था, हड़प्पा में एक गढ़ी के 2 अवशेष मिले हैं। जो बताया था मैंने आपको सामान्यतः चतुर्भुज के आकार की है, जो उत्तर से दक्षिण 460 फीट और पूर्व से पश्चिम 215 फीट है। दूसरा आता है विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है विशाल स्नानागार। यह मोहनजोदड़ो पुरास्थल का सर्वाधिक महत्व का स्मारक माना जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 39 फीट और पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट है। अर्थात इसका आकार लगभग 12,7,215 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसमें जैसा होता है स्नान के उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके सोपानों पर जो लगभग 9 इंच चौड़े हैं लकड़ी के पट्टे लगाए हैं। सरोवर का फर्श खड़ी ईंटों से और दीवार इस प्रकार बनी गई हैं कि जल का रिसाव ना होने पाए। स्नानागार में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार भी हैं। स्थान स्थान पर नालियों के द्वारा शीतकाल में कमरों को भी शीतकाल में कमरों को भी गर्म किया जाता था। इसका फर्श पूरी तरह समतल नहीं है, दक्षिण पश्चिम की ओर ढाली हुआ है। इसी ओर कोने में एक वर्गाकार मोरी यानी कि नाली पानी के निकास हेतु बनाई गई है। समय समय पर इसकी सफाई की जाती है। इसके फर्श को जलनिरोधक बनाने हेतु बिटुमिन एवं जिप्सम का प्रयोग किया गया है। स्नान के पूर्व में निर्मित 6-7 कमरों के मध्य एक कक्ष में अंडाकार कुआं हुआ जिसके पानी से स्नानागार भरा जाता था। इसके तीनों ओर कई प्रकोष्ठ या कमरे बने हुए हैं तथा दक्षिण की ओर एक लंबा प्रकोष्ठ है जिसके दोनों ओर कमरे हैं। संभवतः इन कमरों का प्रयोग वस्त्र आदि बदलने के लिए किया जाता होगा। और संभवतः यह जो स्नानागार है यह सैंधव जनों की धार्मिक प्रकृति का परिचायक था, क्योंकि वर्तमान में भी मंदिरों के साथ या स्वतंत्र रूप में इस प्रकार के कुंड का महत्व हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर राजवली पांडे मानते हैं कि इस कुंड का प्रयोग विशेष पर्वों पर किया जाता होगा। ठीक है।
अगला है अन्नागार। वास्तुकला की दृष्टि से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की बनी अन्नागार भी उल्लेखनीय है। हड़प्पा से एक विशाल इमारत के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं जिसे अन्नागार कहा गया है। इस विशाल अन्नागार का निर्माण खंडों में किया गया है। इस ऐसे 12 खंड प्राप्त हुए हैं जो 6-6 की कतारों में है और इसका आकार उस उत्तर से दक्षिण 169 फीट तथा पूर्व से पश्चिम 135 फीट है। इसमें मैंने जैसे बताया कि 12 खंड है जो 6-6 की 2 पंक्तियों में विभक्त है और इन दोनों पंक्तियों के बीच में 7 मीटर की दूरी है। प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल लगभग 15x24 और 6 तो 10x10 मीटर का है। इन भंडार गृहों का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है रावी नदी की ओर खुलता है। नदी मार्ग से भंडारों में संग्रहित किया जाने वाला अनाज यहाँ शायद आता होगा, बाकी जगह से अनाज आता होगा रावी नदी के द्वार से और यहाँ पर संग्रहित किया जाता था। उक्त भंडारों के तल तक पहुँचने के लिए एक ढालयुक्त मार्ग बनाया गया होता। ऐसा भंडारों में रखी जाने वाली सामग्री के निकालने और पहुँचाने में सुगमता की दृष्टि से किया जाता होगा। भंडारों के फर्श में लकड़ी के शहतीरों का उपयोग किया जाता था। इनके बीच में जगह थोड़ी आती थी जिससे हवा आ सके और वहाँ पर नमी से अनाज सुरक्षित रहे। फर्श की दरारों में कुछ गेहूँ और जौ का भूसा मिला है जो यह सिद्ध करता है कि इनका उपयोग अनाज को सुरक्षित करने के लिए किया जाता था। हड़प्पा का यह विशाल जो भंडार है 168 फीट लंबा और 134 फीट चौड़ा था। अन्नागार की छत के लिए लकड़ी की लठों का प्रयोग किया जाता था और मोहनजोदड़ो में भी हड़प्पा के समान कुछ अन्नागार के अवशेष मिले हैं। यह 27 ब्लॉक थे इनमें, जिसके बीच में स्थान छोड़ा गया था ताकि वायु का संचरण हो सके। इसको भी अन्नागार की संज्ञा दी गई है। उत्तरी दिशा में चबूतरे की दीवार तिरछी है। संभवतः भारी अन्न जो बोरे आदि हैं उनको ऊपर चढ़ाने में ढलान की सुविधा से शायद ऐसा किया गया था। तो इस प्रकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में हमें अन्नागार के अवशेष मिलते हैं। अगला है लोथल डकयार्ड। सैंधव सभ्यता का ये महत्वपूर्ण स्थान है लोथल, जो गुजरात क्षेत्र में मिला था। इस पूरा स्थल यह नगर भी हड़प्पा एवं जोदड़ो के समान सुनियोजित था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। साधारणतः भवन कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, परंतु जो डकयार्ड मिला है वह पक्की ईंटों से बनाया गया है। S.R. राव को नगर के उत्खनन के दौरान एक डकयार्ड मिला था जो भोगवा एवं साबरमती नदी के तट पर स्थित प्राचीन सभ्यता का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसके भीतर का जो क्षेत्र है उसका आकार 214 × 36 मीटर है और वर्तमान गहराई इसकी 3.3 मीटर है। राव के विवरण के अनुसार इसकी उत्तर दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था जहां से जहाज आते जाते थे। यह प्रवेश द्वार भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था जिससे गोदी में पानी आता था, गोदीवाड़े में यानी कि डकयार्ड में पानी आता था। दक्षिण दीवार में एक चौड़ी नाली है जो जल निकास के लिए बनी हुई है। तो यह जो गोदीयार्ड है, लोथल का गोदीयार्ड, यह बहुत विकसित है और निश्चय ही अपने ढंग का विश्व में सबसे प्राचीन उदाहरण है। लोथल का डकयार्ड वर्तमान में विशाखापट्टनम के बने हुए डकयार्ड से भी बड़ा माना जाता है। तो इस प्रकार जो कुछ हमें सार्वजनिक इमारतें विशेष रूप से यहाँ पर मिली हुई हैं। एक सभा भवन भी मिला है मोहनजोदड़ो में, जो स्नानागार के ही समीप है और यह भवन 80 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो यह माना जाता है कि इसका प्रयोग धार्मिक वाद विवाद के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। सार्वजनिक पूजा स्थल के संदर्भ में माना जाता है कि ऐसा कोई भी भग्नावशेष नहीं मिला जाता जिसे
सामान्य रूप से मंदिर की संज्ञा दी जा सके। लेकिन कालीबंगा में खोजी गई अग्निवेदियाँ आदि से यह माना जाता है कि यहाँ पर आसपास में कहीं ना कहीं सार्वजनिक पूजा स्थल रहा होगा, लेकिन इसके भग्नावशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो अपने आप में सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक महान सभ्यता मानी जाती है। और नगर नियोजन इसकी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता है। धन्यवाद।